अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब, जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ महक असलम, नाम सुना होगा। और मैं हूं सैयद फैसल करीम, नहीं सुना तो अभी सुन लें। बहुत बहुत आपको आज का दिन मुबारक हो, जुम्मे का दिन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज तमाम के तमाम तर अफराद मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे। हमारा मुल्क जो है वो किस तरीके से कोरोना की वबा से जूझ रहा है, इसके अलावा पड़ोसी मुल्क के हालात, तो इस सब पे आज सबके पास ये मौका है कि वो जुम्मे की नमाज में दुआ करें कि हमारा मुल्क हर मुहाज पे सुरखरू हो और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो जनाब अब बात करेंगे उस घड़ी की जिसके लिए पाकिस्तानियों को 18 बरस इंतजार करना पड़ा है। पाक सरजमीन पर क्रिकेट मुकाबलों के लिए 18 साल के बाद कल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। टीम को कोरोना टेस्टिंग से इस्तिस्ना दे दिया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। मैचेस जो हैं 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान कर चुका है। तो फैसल बड़े ही एक्साइटेड है कि कल से जो है ना वो जनाब क्रिकेट का रंग जमे। वैसे तो मुझे लगता है हमारी पूरी कौम बड़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि एक वाहिद तफरीह है जिसपे सब लोग एक पेज में नजर आ रहे हैं। अच्छा, पता है बात क्या है महक? बात ये है कि एक तो ये चीज़ न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, दूसरी चीज़ ये कि वो जो पाकिस्तान पे क्रिकेट की पाबंदियां लगी थी, जो बंदिशें हुई थी, जो पड़ोसी मुल्क की साजिश के बाद हम पे लगी थी, तो अब मुख्तलिफ टीमों ने आना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे सारी, और अब न्यूजीलैंड आ रही है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। जो शायकीन स्टेडियम में जाके देखते हैं उन्हें याद होगा कि आखिरी बार न्यूजीलैंड कब आई थी और किस तरीके से हमारी बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ हुई थी। तो हम न्यूजीलैंड को एक बार फिर वेलकम करते हैं। वेलकम कीवीज़। आगे बढ़ते हैं जी, एक और मैच है और जो कल हमने देखा वक्फे से जारी है जी हाँ, और वो है कराची वालों का बादलों से। उनका फिर मैच पड़ा, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बिल आखिर जब मैं घर में था तो मुझे बारिश नसीब हुई, लेकिन मसला ये हुआ कि वो रात में हुई। और रात की बारिशों में वालदाएं कहती हैं कि नहीं बेटे, नहीं रात में नहीं नहाना, नजला हो जाएगा। ये वैसे सारी अम्माएं कहती हैं कि रात के वक्त ना तो आपने बारिश में नहाना है, ना बाहर जाना है, ना पकौड़े खाने, ना समोसों की फरमाइश करिए। चाय अगर आप पी सकते हैं तो वो रात के वक्त चाय लेके, और फिर हम कहते हैं कि ऐसा बाहर नहीं आना तो आप बना दें। तो मॉनसून की ये इनिंग्स आज और कल भी जारी रह सकती है, और क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। लेकिन इस दफा इंतजामात कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे बीइंग अ कराची आई बहुत इस बात की खुशी है कि हम सड़कों पे पानी खड़ा नहीं देख रहे, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम नहीं देख रहे। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सफाई का इस दफा इंतजाम बहुत अच्छा है, यानी कि ये किया जा सकता था पहले भी। क्यों नहीं किया जा रहा था पहले, और अब क्यों किया जा रहा है? वैसे हमें भी सुकून नहीं है ना कि जब नहीं होता तब भी सवाल, जब होता है तब भी सवाल। तो जनाब बहुत बारिशों की पेशगोई की गई है, इसलिए पीडीएम ने सिंध भर में रेन अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही आज प्रोग्राम में आगे चलकर हम बारिशों के बाद साफ जो शहर हुआ है, शहर कायद की सुथराई जो है, जो उसकी सफाई है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से खुसूसी बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि जो इस दफ़ा प्रोग्राम इन लोगों ने तरतीब दिया है उसमें क्या तब्दीली ऐसी आई है जो पिछले कई सालों में नहीं हो पा रही थी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब वो बात करेंगे जिसमें शायद जो है कुछ तब्दीली अवाम नहीं चाह रही, लेकिन अवाम की आसानी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जो है वो कुछ तब्दीली कर देती है, कुछ नरमी ले आती है। कराची की पहले हम बात कर लेते हैं। कराची में आज मार्केटें खुलेंगी जी। आज जो मॉल्स हैं वो भी खुलेंगे, जो मार्केट्स हैं वो भी खुलेगी। जुम्मा सेफ डे नहीं है आज। सिंध हुकूमत ने ताजरों के सामने घुटने टेक दिए हैं। कराची की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक डाइन इन की इजाज़त होगी। इससे पहले रात 10 बजे तक होती थी, अब ये 2 घंटे मजीद बढ़ा दी गई है। सिंध में नरमी हुई है तो हमने देखा ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत और इसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 24 शहरों में नाफिज पाबंदियों में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई, यानी 15 सितंबर तक जो है अब हम देखेंगे कि तालीमी इदारों की बंदिश है और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी बरकरार है। और एनसीओसी इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान भी कर चुकी है, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है। एक दिन में मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 26,580 हो गई हैं। 3,689 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। जो रेट है, शरह है मस्बत केसेस की, वो 6.30% रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, और वो ये कि बलूचिस्तान का साहिल कुंडमलीर कराची से, अगर हम यहाँ से अभी गाड़ी में बैठ के जाना चाहें अभी तो 4 से 4.5 घंटे में आप कुंडमलीर पहुँच जाएंगे। लेकिन
लेकिन यहाँ एक नई चीज़ हुई है। कुंड मलीर के करीब एक जजीरा उभर आया है। WWF के मुताबिक जजीरे का उभरना ज़ेरे ज़मीन और साहली इलाकों में गैस और मादनियात की मौजूदगी का इशारा है। वैसे ये पहली बार जजीरा नहीं उभरा है, इससे पहले भी ये हो चुका है। अच्छा, आप वैसे गए हैं कुंड मलीर? कई मरतबा। ये हमारी टीम के भी बहुत सारे लोग फैसल के साथ मिलके जाते रहते हैं, तो ये मुझे बहुत शौक है यहाँ पे जाने का। अब मैं सोचूंगी कि मैं कब जाऊँ और मुझे कौन लेके जाएगा। तो जनाब, समंदर की तह से उभरने वाला जजीरा तकरीबन निस्फ मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। ये जजीरा जो है सन 2000 और 2010 में भी नमूदार हो चुका है। चलें जी, ये हमने आपको खबरें दी जो टॉप स्टोरीज थी हमारी। अब जरा हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होता है, अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं और जो खित्ते की दीगर सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो काविशें हैं, कोशिशें, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी अहम मुलाकातें, बड़ी अहम मीटिंग हुई हैं। तो इस सब पे बात करने के लिए हमने मधु किया है सुबह सुबह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को। बड़ी अहम मुलाकातें रहीं, ख़ास तौर पे कतर के साथ, और आज भी आपकी बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से। कल किन किन इशूज़ पर गुफ्तगू रही, आज क्या क्या होगा, बताइए। जी शुक्रिया। जैसे आपने फरमाया कि कल कतर के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और डेलीगेशन लेवल टॉक्स दफ्तर ख़ारजा में मुझसे भी हुई। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हमारा फोकस रहा। आपके इल्म में है कि कतर ने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। कतर ने वहाँ तालिबान को एक पॉलिटिकल ऑफिस इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दी दोहा में, जब कि ये उस वक़्त ये मसला बड़ा मुतनाज़ा दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने एक दूरबीनी से काम लिया, क्योंकि उनका भी हमारी तरह ये एक उनकी सोच थी कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बिल आखिर हमें मामलात गुफ्त व शुनीद से आगे बढ़ाने होंगे। तो वो उस वक़्त का फैसला जो है वो आज कारआमद साबित हो रहा है। तो उनसे जो नई सूरत हाल है जो 15 अगस्त के बाद नमूदार हुई है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। आपने दुरुस्त फरमाया कि आज स्पेन के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं। स्पेन एक अहम यूरोपियन मुल्क है, हमारे उनके साथ करीना ताल्लुकात हैं। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो स्पेन में बसते हैं, तो उनके साथ भी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना हमारी ज़रूरत है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले इन चंद दिनों में इस वक्त तक मेरी कोई 20 से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया है और जो उनकी जो ख्वाहिशात थी और उनकी जो तशवीश थी उनको समझने की कोशिश भी की है। आज जो स्पेन के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं, ये इन चंद दिनों में छठे वज़ीर ख़ारजा होंगे जो इस्लामाबाद आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके साथ भी गुफ्तगू मुफीद रहेगी। हमने देखना ये है कि आज की जो सूरत हाल है उसको हमने मुस्तहकम कैसे करना है और जो हमारा मतमा नज़र है, जो हमारी ज़रूरत है, न सिर्फ पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, पूरे खित्ते की, कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो जाए, वो तरक्की करे, वहाँ खुशहाली आए, लोगों को सुकून मिले। उस कोशिश पर हमारी जुस्तजू, हम आगे काविशें कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारी जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल शाह साहब, और इसके साथ साथ जो काविशें हमारी हैं अफ़गानिस्तान के अमन को लेकर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये भी बताएगा कि अफ़गान काबीना की तकरीबी हल्फ बर्दारी है, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई शिरकत मतवक्के है? देखिए, अभी देखना ये है कि वो जो दावत आती है उसकी नौयत क्या है और इस पर मशावत यकीनन हम करेंगे कि दावत किसको दी जाती है और किस लेवल पे पार्टिसिपेट होनी है। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब दावत आएगी, मौसूल होगी, तो फैसला करेंगे। अच्छा शाह साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने गुज़िश्ता रोज़ भी कही वो ये कि
अगर तो अफ़गानिस्तान का ज़मीनी रास्ता जो है वो किसी मुल्क के साथ है, वो भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है, तो यानी कि हम सबसे ज़्यादा उनकी इमदाद कर सकते हैं, तिजारती रास्ते हमारे उनके साथ हैं। ऐसे में जो आलमी बरादरी है उनको इमदाद की फ़राहमी में शराइत आयद नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप हमसे ज़रूर गुफ्तगू करें। देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म न ले। वो किसी के मफाद में नहीं होगा, वो अफगान आवाम के मफाद में नहीं है, वो खित्ते के मफाद में नहीं है, और वो बिलूम दुनिया के मफाद में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, जो अपने महदूद वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए कि हम अपने अफगान भाइयों की मदद जारी रखें। आपके इल्म में है कि कल हमारा एक तैयारा काबुल लैंड किया है, जो अद्वियात लेकर और कुछ जो फूड सप्लाईज हैं वो लेकर वहाँ गया, और हमारे मजीद तैयारे भी जाएंगे। और हमने ये भी फैसला किया है कि ज़मीनी रास्ते से भी हमारी जो इमदाद है, कुमक है, वो जारी रहेगी, ताकि वो क्राइसिस वहाँ जन्म न ले। और यही हम गुजारिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इस वक्त उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवर्ट करना सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई शराइत आयद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जानों को महफूज करना है, जो आपकी यकीनन ख्वाहिश है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई स्ट्रिंग्स अटैच किए बगैर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको जारी रखें। सही। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़, जैसे कल हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, और उसमें मुनीर अकरम साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि माजी में हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई, अब अफ़गानिस्तान में नई काबीना का क़याम, और जैसे कि ख़ुद तालिबान ये कहते आए हैं कि अब हम कलअदम तंजीमों का गढ़ अफ़गानिस्तान को नहीं बनने देंगे। इस पोजीशन में हम तालिबान की इस काबीना को देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी सरजमीन आगे आने वाले वक्तों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की काविशें, हमने जो अपने लोगों के लिए काम किया और साथ साथ जो अफगान भाइयों के लिए काम किया, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है कि हम अपनी सरजमीन किसी को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, मैं समझता हूँ ये बड़ा हौसला अफजा बयान है, और इस पे हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि उस पर वो अमल पैरा हों। इसको सब दुनिया ने सराहा है, पाकिस्तान तो मुतासिर हुआ है। आपके इल्म में है कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता रहा है हमारे खिलाफ। तो ये जो बयान है ये खुश आइंद है, हौसला अफजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कर गुजरेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे उनकी नेक नामी में, उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर कल उन्होंने एक सेफ पैसेज दिया। आपके इल्म में है कि कल एक फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुई, और वो इसमें तकरीबन 200 के करीब पैसेंजर्स थे, और वो बखैरियत कतर उसने लैंड किया। अब ये जो दुनिया कह रही थी कि आप लोगों के इनखला पर पाबंदी न लगाएं, और जो जाना चाहता है और उसके पास दस्तावेजात मौजूद हैं उनको जाने दें, उससे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। मैं समझता हूँ ये जो कल जेस्चर उन्होंने किया है ये एक मुनासिब जेस्चर है, और ये दुनिया की तवक्कुआत के मुताबिक है। अगर तालिबान दुनिया के जो उनसे तवक्कुआत हैं उनके करीब तर आते हैं तो वो अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए आसानी पैदा करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि बहुत अहम मीटिंग्स, बहुत अहम मुलाकातें आप कर रहे हैं, और ऐसे में और होंगी भी, तो ऐसे में आप हमें वक्त देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपकी आगे आने वाली तमाम मुलाकातों के लिए, क्योंकि इन तमाम तर जो काविशें हैं उसका मकसद है अफगानिस्तान में अमन। अफगानिस्तान में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। बिल्कुल। और अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए। तो
नया दिन में कहेंगे एक बार फिर आपको खुशामदीद। वैसे सरबरा आलमी इदारा सेहत इन्होंने कहा है कि रवां साल के इख्तिताम तक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स ना लगवाए जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त दुनिया में करोड़ों अफराद वैक्सीन से महरूम हैं। मुस्तहकम ममालिक के लिए तीसरी खुराक के बजाय अब गरीब ममालिक पर तवज्जो दी जाए। और जनाब ये एक पैगाम दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान WHO की गाइडलाइंस पर अमल करेगा, ये एक सवाल है। और अगर वाकई बूस्टर शॉट्स ना लगाई गई तो बैरून मुल्क जाने वालों का क्या होगा। ये जो वो लोग कहते हैं ना कि हमने बाहर जाना है और हमने सारी तैयारी कर ली है, अब ये उनके लिए तशवीश की एक नई लहर पैदा हो गई है। मेरी तरफ देखते हुए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं मैंने बाहर जाना है घूमने फिरने, तो जिन्होंने बाहर जाना है अब वो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले वही सवाल जिसकी हम बात भी कर रहे हैं कि सरबराह WHO के हिदायत पर पाकिस्तान कितना अमल करेगा, और अगर बूस्टर शॉट्स पर पाबंदी लगाई गई तो फिर वो लोग जिनकी आंखों में ख्वाब है बैरून मुल्क जाने का, ये जो इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का क्या होगा? क्या उनके लिए कोई रद्दोबदल की जाएगी, मुतबादिल रास्ता ढूंढा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि WHO ने जिस चीज़ की वजह से कहा है वो करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में जो बैरून मुल्क जाने वाले हैं वो फ्यू थाउजेंड लोग हैं। और ये पॉलिसी मैं समझती हूँ कि इससे हमारी वो जो जनरल एक उनका मकसद है वो इक्वालिटी वो रखना चाह रहे हैं गरीब ममालिक और अमीर ममालिक के दरमियान, जिसकी वजह से, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ और UK, वो लोग थर्ड डोज की तरफ अब जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गई भी है, और मैं समझती हूँ बहुत लोगों को लग गई है। तो वो असल में उस चीज़ को, उस बात पे बात करें कि वो करोड़ों की तादाद में जो डोजेस वहाँ पे लग रही हैं वो गरीब ममालिक की तरफ डाइवर्ट की जाती है। हमारे मुल्क में सिर्फ एक कैटेगरी को इजाज़त दी गई है बूस्टर डोज की, और वो लोग हैं जिनका ट्रेवल जो है, जिनकी बाहर नौकरियाँ हैं या जिनके घर हैं और वो वापस अपने घरों को नहीं जा पा रहे थे या अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे थे, और उनको उस मुल्क की रिक्वायर्ड वैक्सीन चाहिए थी। तो उस रिक्वायर्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज उनको दी जा रही है, और इसकी बहुत थोड़ी तादाद है, ये कुछ हज़ारों में लोग हैं। और इससे मैं समझती हूँ कि वो WHO की पॉलिसी का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ओके, अच्छा मैम, ये बताइए कि अब हमारे पास क्या स्टैट्स और फिगर्स हैं, बिकॉज हर हफ्ते हम आपको दावत देते हैं, मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप हर हफ्ते हमें अदाद-ओ-शुमार बताती हैं। इस हफ्ते हमारे पास क्या अदाद-ओ-शुमार हैं? कितनी पाकिस्तान की आबादी, किस सूबे में कितनी वैक्सीन लग गई, हम टारगेट के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं? देखिए जी, इस वक्त आपको ये पता है कि टोटल डोजेस जो एडमिनिस्टर हुई हैं वो तो 6 करोड़ से ऊपर हो चुकी हुई हैं, मगर जो हम टोटली वैक्सीनेटेड, अगर हम कहें कंप्लीट वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, वो इस वक्त तकरीबन 9 से 10% हमारी आबादी है जो कि इस वक्त कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है। और बाकी ये है कि जो पार्शियल वैक्सीनेशन है, जिनको एक डोज लग चुकी हुई है, वो तकरीबन 37 to 40% है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हम लोग अपने टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बल्कि दिसंबर 21 तक पहले हमारा टारगेट 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करने का था, जो कि अब वैक्सीनेशन की तादाद देख के, क्योंकि तकरीबन 14-15 लाख डेली जो है वो वैक्सीनेशंस हो रही हैं, और इसकी रोशनी में जो टारगेट है उसको रिवाइज़ किया गया और हमने 8 करोड़ अब अपना टारगेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अब ये वैक्सीनेशन ने स्पीड पकड़ी है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहला 1 करोड़ अचीव करने में हमें 113 दिन लगे थे, और अब जो है वो 1 करोड़ तकरीबन 1 हफ्ते में हम अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे जी, बल्कि उससे पहले पहुँच। और ये मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं ना कि हमें पहले इतना वक्त लगा था, अब इतने कम वक्त में हमने ये चीज़ कवर कर ली है, इसमें हम ज़्यादा क्रेडिट आवाम को भी दें, क्योंकि आवाम ने जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बातों पे अमल दरामद करना शुरू किया है। अगर मैं सूबे के हवाले से बात करूँ तो कौन सा सूबा ऐसा है इस वक्त जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है? क्योंकि मैं कल देख भी रही थी कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, वो जगह, वो शहर जो कि फुली वैक्सीनेट है, तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस यहाँ पर हो रही हैं, और मगर इस वक्त तमाम सूबे जो हैं वो अपनी अपनी आबादी के हिसाब से मैं समझती हूँ कि वो ठीक चल रहे हैं। पंजाब की आबादी चूँकि सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान की 60% के करीब आबादी है, तो ज़ाहिर है वहाँ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, मगर तमाम सूबे जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और
अपने अपने टारगेट्स की तरफ आ रहे हैं। वो डेली टारगेट्स का डाटा शेयर होता है, कभी किसी का थोड़ा सा कम भी हो जाता है किसी दिन, मगर फिर वो 3-4 दिनों में जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं डेली वैक्सीन के, जी। तकरीबन तमाम सूबे जो हैं वो अपने उस टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, और अगर कोई थोड़ी सी कमी बेशी आती है तो उनको वार्न किया जाता है और वो 2-1 दिन में उसको कवर कर लेते हैं। ठीक, नौशीन साहिबा, हमने देखा कि पंजाब की आपने बात की तो पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, कोरोना वहाँ पर फिर से सर उठा रहा है, लोगों को वहाँ पर शायद सिखाना और बताना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि पहले रमज़ान में ये 12 पे चला गया था, इसकी 12 रेशो हो गई, फिर ये दरमियान में इसको कंट्रोल किया गया, ये 4 पे आ गया, फिर अगर हम देखें तो ये दोबारा से हमें 12 पे जाता हुआ नजर आता है। तो ये चौथी लहर पंजाब वालों के लिए ऊपर नीचे इस तरह से हो रही है क्योंकि पंजाब वाले शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये शायद अब बहुत ज़्यादा आसान चीज़ हो गई है। तो प्लीज़ अब जो इकदाम मज़ीद उठाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत 24 शहर ऐसे हैं जहाँ पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। तो ये जो सख्त पाबंदियाँ हैं बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए ये की गई हैं, मज़ीद कौन कौन से इकदाम हैं जो कि हुकूमत वक्त ले सकती है? देखिए जी, सही है, आपके सामने ये कि एनसीओसी ने तमाम पाबंदियों में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी है, और स्कूल्स जो हैं उनका भी 1 हफ्ता मज़ीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे जो होते हैं वो इस डेल्टा वेरिएंट से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अगर सिम्प्टोमेटिक ना भी हों तो वो कैरियर्स होते हैं। वो कई दफ़ा वो ये होता है कि उनमें सिम्पटम नहीं होता, मगर वो इन्फेक्शन वो कैच कर लेते हैं, और फिर वो घर में जाके जो घर के बुज़ुर्ग और बड़े होते हैं उन तक वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसलिए स्कूल्स में भी चूँकि बढ़ते हुए केसेस की हमें रिपोर्ट्स आ रही थी, चित्राल में भी आज उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है कि उनके स्कूल्स वगैरह को लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस फैलने लग गए हैं। तो इसी तरह बाकी भी जो है पाबंदियाँ, जो टाइमिंग्स कम किए गए हैं, इंडोर आउटडोर डाइनिंग के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे है, कि सर्विसेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिलेंगी या वो यूज़ नहीं कर सकेंगे उन जगहों को अगर उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस चीज़ पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि कोरोना से फैलने वाली ये जो बीमारी है जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, इसकी शरह में इजाफा, और फैसल उसकी वजह ये है कि अवाम एहतियात नहीं करती, और जब हम ये कहते हैं कि शरह कम हुई है उसका भी क्रेडिट अवाम को ही जाता है। कभी सुन लेती, कभी नहीं सुनती। तो सुन लें और दोबारा सुन लें कि कोरोना को शिकस्त देनी है और शरह जो 6.30 है उसको नीचे लेके जाना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपको मज़ीद स्टोरी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस शेर के साथ के जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस एक दर्द भरी आवाज़ की बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रात कराची की सड़कों पे हमने देखी, और वो थी साबिक कप्तान सरफराज की। और वो कह रहे थे हाँ अब यही रह गया है। हुआ कुछ ऐसे कि सरफराज जो थे वो बाइक पे जा रहे थे कराची में, और उन्होंने बेटे को साथ बिठाया हुआ था। घर से वो निकल पड़े, रास्ते में लड़के जो हैं कराची के वो उन्हें मिल गए, और जिस तरह वो होते हैं उन्होंने कहा कि सरफराज भाई अब आप एक काम करें, स्टार ग्राउंड में आके सीरीज खेल लें, क्योंकि स्क्वाड तो न्यूजीलैंड का हो गया अनाउंस। जिसपे सरफराज ने बहुत दुख के साथ कहा हाँ अब तो यही रह गया है। तो ये जरा सुनवा भी देते ना आप दुख। शैफी भाई सीरीज खेलने था ग्राउंड में न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो क्या अब यही रह गया। हाँ। यही स्टार ग्राउंड में है, खेलते सीरीज आपसे। शैफी भाई सीरीज खेलने था ग्राउंड में न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो क्या अब यही न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो गया। तो सैफी भाई हम स्टार ग्राउंड पे स्टार ग्राउंड बड़ा मशहूर है कराची में, लेकिन वो ये उस स्टार से बात हो रही है जिसने पाकिस्तान की टीम को T20 का टॉप टीम बनाया, लेकिन आज उसके पास ही दुख है ना फैसल, दुख है जी, दुख है, जिसपे सरफराज भाई ने कहा कि हाँ अब यही रह गया खेलने के लिए। लेकिन बेस्ट ऑफ लक हम उनको विश करते हैं कि आगे चल के अल्लाह करे कि उनकी परफॉर्मेंस अब डोमेस्टिक में अच्छी हो एंड ही कम्स बैक अगेन, क्योंकि विकेट के पीछे जो दिमाग चलता है टीम को वो चलाता है। खैर ये तो एक हमने बात की। अब जरा हम पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन कप्तान राशिद खान जो थे वो नाखुश नजर आए और वो एहतजाजन ओहदे से मुस्ताफी भी हो गए। ये भी देखें, एहतजाज एक तरीका होता है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान के बाद राशिद खान ने अपने बयान में कहा है कि बतौर कप्तान
टीम की सिलेक्शन में उनका भी किरदार होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड ने उनसे मुशावरत नहीं की, इसलिए उन्होंने T20 टीम की क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। अब हो सकता है शायद इस फैसले के बाद थोड़ी सी रद्दोबदल हो जाए या उनकी बात सुन ली जाए। वैसे मुझे लगता है कि टीम में जितने लोग हैं सबसे मशवरा करना चाहिए जी। और फिर कोई फैसला करना। हाँ, किस्सा क्यों मुस्कुरा रहे हैं जो आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमारे यहाँ टीम्स में होता है ना, विदाउट टेकिंग एनी नेम, कि अगर आप नाखुश हैं तो न्यूज़ गर्दिश नहीं करनी चाहिए, अगर नाखुश हैं तो इस्तीफा दे दें। आई एम नॉट हैप्पी, जिस तरह राशिद खान ने बात की है। और भी अफगानिस्तान की बड़ी अहम सूरत हाल क्रिकेट की चल रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको कहा है कि जब तक यहाँ पे ख़ातीन के खेलने पे अगर आप पाबंदी लिफ्ट नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द टेस्ट अगेंस्ट यू, जो कि एक शेड्यूल्ड है ऑस्ट्रेलिया में। तो अफगानिस्तान के लिए अब जो फुल मेंबर होने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया है। वो मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात अफगानिस्तान की सिचुएशन की करते हैं ना, तो वहाँ पर आए रोज़ पॉलिसी बदल रही है। कोई एक पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने कहा कि ये हतमी है। तो इसलिए जब भी किसी भी खेल की बात होगी या वहाँ की किसी भी सिचुएशन की बात करेंगे, वहाँ की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जिसे मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? और जो अहम बात है ना इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वो ये कि क्योंकि अफगानिस्तान फुल मेंबर है और ये आईसीसी का बाय लॉ है कि अगर तो किसी को टेस्ट मैच खेलना है, फुल मेंबर होना है, तो वहाँ की जो वुमेन टीम है उसको भी खेलना चाहिए। बट क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जी सिंस आपके पास वुमेन टीम जो है शायद वो आप कुछ मसले मसाइल हो वहाँ पे, इसलिए हम आपके साथ टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होता तब तक जनाब आली अफगानिस्तान क्रिकेट पे अब तलवार लटकने लगी है, और दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज स्पोर्ट्स ब्रिंग्स पॉजिटिविटी आउट ऑफ वन कंट्री। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह अफगानिस्तान की जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स के हालात भी उनके बेहतर हो, बिकॉज दे हैव गॉट अ हेल ऑफ अ गुड टीम, और उसमें भी क्रेडिट हमारा चाहता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कराची की, जहां बारिश के दौरान और बाद में हालात कुछ अलग नजर आए। शहर की वैसे रिवायत ये रही है कि बारिश होती है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बिजली जाती है, ज़्यादा पानी खड़ा होता है, ज़्यादा सड़कें डूब जाती हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत यकसर मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लोगों के तासुरात भी बदल गए। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम एक ऐसी शख्सियत से बात करें ना जिसके कांधों पे बहुत बोझ होता है, स्पेशली किसी भी शहर की सफाई सुथराई को, तो अवाम उसे सुनना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। हम हर बार कराची के हालात की बात करते हैं कि बारिश हुई है, बिजली चली गई, पानी खड़ा हो गया, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस दफ़ा हमने कुछ तब्दीली देखी और ये तब्दीली बड़ी खुश आइंद है और ये होनी चाहिए। ये एक नुमाया तब्दीली है जिस पे बात करना, क्रेडिट देना बेहद ज़रूरी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने कराची की म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस को इस तरीके से अप्रिशिएट किया, और मैं समझता हूँ सब क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने ऑन ग्राउंड रहकर तमाम म्यूनसिपल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स, हमारे जो कुंडी मैन हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लोग हैं, सॉलिड वेस्ट के, डीएमसी के, केएमसी के अफसरान, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये मेक श्योर किया कि पानी जो है जैसी बारिश रुके उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो स्ट्रेटजी थी उसने वर्कआउट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इसी अंदाज से, इसी डेडिकेशन के साथ वो तमाम अहलकार, वो तमाम वर्कर्स, वो तमाम अफसरान काम करते रहेंगे ताकि मुश्किल वक्त में कराची वालों की खिदमत की जा सके। मुर्तज़ा भाई, एक चीज़ जो हमने देखी जब आप आए, उससे पहले भी एक पॉलिटिकल टसल थी और वो कि जी नहीं हो सकता ये मामलात और इसको चैलेंज किया जाएगा, उसको हटा के फिर काम शुरू हुआ, और वो काम ऐसा था कि सड़कों पे जो है वो हमने सफाई होते देखी शारा फैसल पे, और दीगर सड़कों पे हमने वो गाड़ियाँ देखी जो सड़कें साफ़ करती हैं। इसके अलावा जो लेन मार्किंग थी वो होना शुरू हुई। तो लोगों के नज़दीक ये छोटे काम थे, कह यार ये क्या, ये तो नुमाइशी काम हो रहे हैं, बट आई गेस इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ थी कि जिनसे आपने शुरू किया। उसके बाद फिर हम अभी रिज़ल्ट देख रहे हैं बारिश वाले मामलात में। तो आपको लगता है ऑल्दो कि ये सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी से हमने शुरू किया है,
क्या विजन है, ज़रा ये बताएं आपका इसके पीछे, और अगर आप अभी ये कर रहे हैं तो इस पे आगे चल के ये भी हमें बताइएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो ये सब हो सकता था इस शहर में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और जब इस तरह का काम किया जाता है तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने जब ये लेन मार्किंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, ये बिल्कुल बेसिक चीजें, आप किसी जगह भी जाएंगे वहां पर लेन्स को मार्क किया जाता है। हमारे शहर में, इतना बड़ा शहर है, ये बेसिक चीज नहीं थी। तो जब मैंने इसकी तशहीर करनी शुरू की तो जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ इससे रोड बेहतर लगती है, ट्रैफिक की सिचुएशन बेहतर नजर आती है, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जी ये तो लकीर खींच के खुश हो रहे हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हमें कराची वालों को ये दिखाना है कि इख्तियारात का इशू नहीं है, प्रायोरिटीज का इशू था। इख्तियारात का, वसाइल का इशू नहीं है, आपकी नीयत का इशू था। और आपने देखा कि कोई नए इख्तियारात नहीं मिले हैं, कोई नए वसाइल नहीं मिले, वही केएमसी वाले, वही डीएमसी वाले, वही लोग जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और आपको सड़कों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनकी मशीनरी लेटेस्ट अप टू डेट नहीं है, 2021 के उनके वो वाटर बाउजर नहीं है, लेकिन वो बेशक पुराने 15-20 साल पुराने क्यों ना हो, 25 साल पुराने क्यों ना हो, वो आपको सड़कों पर नजर आया कि वो सफाई कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अभी भी सड़क से गुजर रहा हूँ और मुझे रास्ते में लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सड़क के कोने पे आप नोटिस करेंगे हमेशा मट्टी जमा होती थी, कोई मट्टी को उठाता नहीं था। तो हमने कोशिश ये की, ये इंस्ट्रक्शन दी सॉलिड वेस्ट वालों को कि आप पूरी सड़क साफ कर दो, लेकिन अगर कोने पे आपको मट्टी नजर आ रही है तो वो फिर बड़ा बुरा इंप्रेशन देती है। सॉलिड वेस्ट ने उस बात को समझा और उन्हें मेक श्योर किया कि आपकी जो बड़ी शाहराएं हैं, मेन रोड्स हैं, उसके ऊपर इस तरह की साइड पे फुटपाथ के साथ मट्टी ना नजर आए। अब हमारा टारगेट ये देखें कि वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पूरे कराची के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन रही, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि कराची की बड़ी शाहराएं, इम्पोर्टेंट सड़क, बड़ी सड़कों के ऊपर पानी जमा नहीं हो पाया, उसके ऊपर सफाई की सिचुएशन बेहतर थी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे कि अंदर की जो गलियां हैं वहाँ पर भी सफाई का निज़ाम ऐसे ही करना है, वहाँ पर भी मेक श्योर करना है कि पानी खड़ा ना हो, निकासी को यकीनी बनाना है। तो नेचुरली ये चीज़ें जो 40 साल का मलबा है वो 40 रोज में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात की आपको कमिटमेंट देता हूँ कि इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, नेकनियती के साथ इन तमाम इनिशिएटिव्स को लीड करेंगे और काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से किसी एक ने तो चलें स्टार्ट किया ही है। जैसे आप बात करें और तशहीर की भी आपने बात की, आपका ट्वीट भी मुझे याद है कि वो कराची वालों को भी बदलना होगा, क्योंकि जब तक कराची वाले अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक सिविक सेंस को नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता मुर्तज़ा साहब तब तक तब्दीली को हम ये कहें कि वाकई तब्दीली आ गई। क्योंकि आप अपना काम करें अपने तौर पे, शहरियों को अपना काम करना है अपने तौर पे, तो ये एक बड़ी ज़रूरी सी बात है कि मिलजुल के अपनी सोच को तब्दील करके कराची को अपना समझ के काम करना और कराची के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। ये बड़ी आपने देखिए अहम बात की है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जहाँ हुकूमत का काम है, रियासत का काम है कि वो तमाम चीज़ें करे, उसके साथ साथ शहरियों का काम है कि वो हुकूमत की मदद भी करे। अब मैं छोटी छोटी सी आपको मिसालें दूं, कोई नई आपने ब्रिज को तामीर किया, उसके ऊपर आपने खूबसूरती के साथ उसको एस्थेटिकली अच्छा बनाया, कोई शख्स वहाँ पर गया, किसी ने वॉल चॉकिंग कर दी इसके ऊपर, किसी ने गुटखा या पान की पीक वहाँ पर मार दी। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस बात का कि आप पान खाएं, आप बिल्कुल पान खाएं, लेकिन पान खाने के लिए अगर आपको पीक मारनी है तो आप दीवार पे मारना ज़रूरी है, सड़क पर मारना ज़रूरी है। आप उसका कोई और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपको पान खाने का, गुटखा खाने का इतना शौक है। दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, कचरा 24 घंटे नहीं उठता है, वहाँ पर दिन मुकर्रर होते हैं, उस टाइम पर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और कचरा उठा के उनके पास से लेके जाती है। हमारे यहाँ हम दिन में 10 बार अपना घर साफ करते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं। तो मैं लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, उसी तरीके से शहरियों को भी सोचना चाहिए कि उनका घर वो 120 गज का, 200 गज का, 400 गज का, 500 गज नहीं है, पूरा शहर। कराची भी उनका घर है, ये पूरा शहर उनका घर है। तो अगर उस तरह की ओनरशिप आएगी उनकी जानिब से, तो मैं समझता हूँ वो जो आपके म्यूनिसिपल वर्कर्स है ना, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, हम सब मिलकर अपने शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, फिर लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम कराची के शहरी के तौर पे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। हमें लगता था कि ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शायद हमारा नसीब ही यही है कि हमारी सड़कें, गड्ढे, गड्ढे, गंदगी, कचरा, नाले, ये हमारा शायद नसीब ही है। लेकिन
मैं एक बहुत खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहा हूँ और मेरे जहन में बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या कराची बदल रहा है, क्या कराची बदलेगा, क्या मुर्तज़ा वहाब कराची बदल पाएगा? तो क्यों ना हम एक काम करें, आने वाले हफ्ते में हम एक कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं, इकट्ठे चलते हैं और कुछ आप बताइएगा कि क्या क्या काम हो रहा है, कुछ हम गालिबन शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ और आपको बता पाए कि जी ये वाली चीज़ें ये भी ठीक होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मुर्तज़ा साहब? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है, बेशक। तो जिस तरीके से भी हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं कभी भी तनकीद को बुरा नहीं मानता हूँ, तनकीद से इंसान की तसी होती है, लेकिन मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि तनकीद करते वक्त रीजनेबल होना चाहिए। जो चीज़ें 40-45 साल में शहर में नहीं हुई, कराची का सर्कुलर रेलवे जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ख़त्म नहीं हुआ था, किसी और की हुकूमत थी। कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पिछले कई साल से ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी उसको इस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से इंट्रोस्पेक्शन है, सिंध हुकूमत में इंट्रोस्पेक्शन है और इसी हवाले से इस साल के बजट में बसों के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं कि 250 नई बसों को कराची शहर के अंदर इसी माली साल के अंदर लेके आना है। तो फिर अगले हफ्ते फिर डन हो गया, फिर हम इकट्ठे चल रहे हैं और कराची की सड़कों का। ओके, थैंक यू। कोई दिन तय कर लेते हैं। डन कर लिया जी, थैंक यू सो मच। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जब शहरी आज बेदार होंगे तो शायद वो देखेंगे कि कुछ सड़कें बदली सी लग रही हैं। ज़्यादातर तो बेदार हो चुके होते हैं। हाँ, यानी कि ये काम किया जा सकता था और आगे भी इससे रात का मसला था ना, फंड्स का मसला था, नियत का मसला था, नियत का मसला था। तो हम भी अब ब्रेक की नियत कर बैठे हैं। नियत करते हैं ब्रेक की और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब जरा बात करेंगे सीनियर्स की, और सीनियर्स जो होते हैं ना वो हमेशा आप लोगों के लिए मिसाली किरदार अदा करते हैं। मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? आप भी उतनी सीनियर। नहीं देखें, फैसल माशाल्लाह बहुत सीनियर, नो डाउट। मतलब मैं ऑन स्क्रीन ये चीज़ कह रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका फैसल से मिलता है। और मैंने जब बैंकिंग शुरू की थी, फैसल आपको याद होगा, मैं आपसे पूछती थी कि ये लफ्ज़ कैसे अदा करना है, वो लफ्ज़ कैसे अदा करना है, सब बता दें आप दुनिया को, बशर्ते ये कि आपका सीनियर ऐसा हो जो कि सीनियर बने। क्या कहते हैं आप? हाँ, बात ये है कि सीनियर्स अच्छे हों तो वो जूनियर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। हमारे पास सीनियर्स नहीं, हमारे पास लेजेंड्स हैं, लेजेंड। बट द सिचुएशन इज़ कि जो हमारे क्रिकेट में लेजेंड्स हैं, हालिया दिनों में जो उनकी चपकलिश है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब लोग ये सोचेंगे कि कैसे। हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वसीम अकरम, एंड माई मोस्ट फेवरेट द स्पीड स्टार शोएब अख्तर की। लोग समझ रहे हैं कि इनके दरमियान अगर कोई चपकलिश हुई है तो वो टीम पे कैसे असरअंदाज होती है। वो ऐसे होती है कि एक जाने जब आप पड़ोसी मुल्क भारत को देखते हैं तो वहाँ वो अपने पुराने प्लेयर्स को अपने नए प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक मिसाल राहुल द्रविड़ थी कि जिसने बेहतरीन उनके अंडर 19 टीम बना के दी। दूसरी मिसाल अब महेंद्र सिंह धोनी है जो कि रिटायर हो चुके हैं, बट नाउ ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप विद द टीम एज अ रोल मॉडल। जैसे कि महक हमने बात की ना कुछ अरसे कबल, पड़ोसी मुल्क के साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर, उन्होंने कहा था कि भारत में रोल मॉडल की कमी पर सीनियर क्रिकेटर्स को जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ जैसे हमने बताया कि बतौर मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी इज़ गोइंग विद द टीम टू द वर्ल्ड कप। लेकिन अब सिचुएशन ये बन रही है कि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत बुरी अलग बनी है, नजर आ रही है, अलग नज़र आई है। और वो ऐसे कि वसीम अकरम ने कोई बयान दिया और फिर शोएब अख्तर ने उसका जवाब दिया। तो पहले देख लेते हैं ये तमाम तर चीज़ें शुरू कैसे हुई, आपको सुनाते हैं ज़रा। जो हमने सबसे पहले आपको सुनवाया था, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि एक ऐसे मुल्क में जाके प्लेयर्स की ऐसी बातें बताना, ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर मोड ये चीज़ें चलती हैं, बट एक ऐसे मुल्क में जाके बताना जो ऑलरेडी आपके खिलाफ इतने ज़्यादा जहर उगलता है थ्रू द मीडिया। और आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब भारत कांपता था शोएब अख्तर से, उनके बैट्समैन कांपते थे, और उधर जाके जनाब अली इस तरह की गुफ्तगू करना, फिर उसका जवाब बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कामरान अकबल, बहुत ही फ्लैम्बॉइंट ओपनर रहे, बेहतरीन कीपर रहे पाकिस्तान के लिए। कामरान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां दाद से लेके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इंजमाम, शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान ने कई स्टार्स बनाए। ये तो मैंने चंद नाम लिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब क्या मसला है, उतने बड़े नाम नहीं बन रहे, वो स्टारडम नज़र नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह देखते हैं आप?
देखें, प्रॉब्लम सिर्फ वही है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर किया जा रहा है। ये जिनके आपने नाम लिए हैं, ये वो सिस्टम से आए हैं जो बंद किया गया सिस्टम डोमेस्टिक क्रिकेट का। डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजन क्रिकेट खत्म की गई है और 6 टीमें पाकिस्तान की कर दी गई है। ठीक है, इमरान खान जैसा विजन या ऐसी समझ किसी को भी नहीं हो सकती, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उस हिसाब से टीमें बहुत कम है। एक तो ये बढ़ाना चाहिए, और वैसा टैलेंट इसलिए नहीं आ रहा कि ग्रासरूट लेवल पे क्रिकेट खत्म हुई है, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हुई है, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट खत्म हुई है। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम सारा चेंज कर दिया, तो ये नुकसान हो रहा। बेशक आप ये सिस्टम रखें, लेकिन 6 टीमों के साथ नहीं चल सकता। बढ़ानी पड़ेंगी टीमें, 15 टीमें, 12 टीमें करनी पड़ेंगी, फिर जाके प्लेयर्स मिलेंगे, शौक होगा खेलने का, फाइनेंशियली क्रिकेटरों को हेल्प मिलेगी जब वो खेलेंगे। देखिए, ब्रेड एंड बटर क्रिकेट खेलने के साथ ही आता है। आप इंडिया की मैं अभी मिसाल दूं, आज मैं देख रहा था, सुन रहा था, उनकी पहले 37 टीमें थी, अब 43 टीमें हो गई हैं। 6 टीमें उन्होंने और बढ़ा दी रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि उनके पास टैलेंट इतना, प्लेयर्स इतने आगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, मैचेस ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। हमारे मुल्क में टोटल 6 टीमें हैं, ये सिर्फ फर्क आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आप कह रहे हैं टीमें बनाने के लिए सिलेक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आई थिंक मुझे ये टीम सिलेक्शन पर भी बात करनी चाहिए। ये टीम सेलेक्ट हुई है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सिलेक्शन में आप देखें कि मिड ऑर्डर काफ़ी प्रॉब्लम में था काफ़ी अरसे से, तो वहाँ पे अगर आप आज से 6-8 महीने पहले जैसे लाइक शुएब मलिक जैसा बंदा टीम में सेटल होता तो बड़ा अच्छा होना था। हफीज एक ही बंदा जो एक्सपीरियंस है, अगर उसकी फॉर्म ना हुई तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। बॉलिंग में वहाब रियाज है, इसको होना चाहिए था, लीग खेलता हुआ आ रहा, फॉर्म में है, प्रैक्टिस में है, पेस है, रोवर स्विंग होने का चांस है यूएई में, तो ऐसे बॉलर्स को होना बड़ा जरूरी था। नए बॉलर जरूर होते हैं, एक आधा होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर का फायदा होना चाहिए, क्या नाम है, नए बॉलरों के साथ या नए फास्ट बॉलर्स हों तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये चीज़ हम लोग मिस करेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम है, एक चीज़ अच्छी है कि चेयरमैन साहब आए हैं तो उन्होंने इंटरफेयर किया, पूछा, चेक एंड बैलेंस किया, उनको जो बेहतर समझा, सेलेक्टरों ने जो बेहतर समझा टीम बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर मिस करेंगे एक्सपीरियंस। मैंने जैसे पहले बात की है। अच्छा, अदनान अकमल हो गए, बिलावल भट्टी हो गए, उसामा मीर हो गए, इन समेत कई खिलाड़ी जो है वो आते हैं एंड दे जस्ट डिसअपेयर। तो क्या वजह है? टैलेंट आता है तो कहाँ चला जाता है? आप क्या समझते हैं? उसे बेहतर तरीके से मौका नहीं मिल पाता? क्या वजह है इसकी? देखें, ये तो चेयरमैन साहब आए हैं ना, तो अब ये चेक एंड बैलेंस होगा, और मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को देखना भी चाहिए ये मैटर। ये लड़के वो हैं जो सीजन प्लेयर है, खेलते हैं और हर साल खेलते हैं। उसामा मीर दुनिया की हर लीग भी खेलता है और पीएस डोमेस्टिक भी खेलता है। सरप्राइजली मैं हुआ हूँ, ऑनेस्टली बताऊं कि वो नहीं है। अदनान अकमल 21 टेस्ट मैच खेला है, सीजन प्लेयर है, वो नहीं है। बिलावल भट्टी नहीं है। तो ये कसूर किसका, मुझे बताएं ना, इनका कसूर क्या? इतनी परफॉर्मेंस है इनकी डोमेस्टिक में, फिर टेस्ट प्लेयर भी हैं। उसामा तो खैर अभी नहीं है, लेकिन वो भी खेल सकता है, ऐसा टैलेंट है, ऐसा लेग स्पिनर है हमारे पास। लेकिन ऐसे प्लेयरों को अगर नहीं रखेंगे तो वो ज़ाया होंगे। आगे आप देखें कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की टीम बनी है, तो हम लोगों ने किन को खिलाया? ना पहले वालों की परफॉर्मेंस है, ना नए खिलाए हैं, वो सेटल हुए हैं। और ये जो आए हैं आपके सामने परफॉर्मेंस बेस में, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लड़कों को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, ये मैनेजमेंट का काम है कि प्लेयरों को कैसे सिलेक्ट करना है और किस परफॉर्मेंस पे करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और इसमें फौरन देखना चाहिए, जो जिन्होंने ये टीमें बनाई हैं, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए, इन प्लेयरों को अभी बुलाएं और अभी टीम के साथ रखें और काम करें। और ये खेलने जाके, अभी सेकंड 11 का T20 है, वहाँ पे जाना चाहिए, इनको खेलना चाहिए। अच्छे प्लेयर्स हैं, ये दुनिया की हर क्रिकेट खेल सकते हैं, टेस्ट प्लेयर है, तो इसलिए इनका होना बड़ा जरूरी है, इस जाती है और देखना भी चाहिए।
ठीक। अच्छा कामरान, माशाल्लाह आप हर सीज़न में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नए बॉल से T20 में स्कोर करना आपके लिए तो आसान है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जैसे हम बार बार सिलेक्शन की तरफ ध्यान आपका दिलवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिलेक्शन किसी भी टीम को बड़ा मजबूत बना देती है परफॉर्म करने के लिहाज से भी, और दूसरा ये कि आवाम की उम्मीदों के लिहाज से भी। तो सिलेक्शन में आपकी नज़र में कहाँ रुकावट आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना खेल रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, और जहाँ भी खेलता हूँ 100% कमिटमेंट देता हूँ। ये तो मैंने कहा ना कि ये तो मैनेजमेंट के फैसले हैं, सेलेक्टरों के फैसले हैं। सिर्फ इतना बोलूँगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात करूँगा कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम समझ के बनाए, चाहे कोई भी हो, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम होनी चाहिए। ना तो यारी दोस्ती होनी चाहिए। मैनेजमेंट में भी कही है हमारा साथ खेलता रहा, अगर वो डिजर्व नहीं करता टीम के साथ किसी भी रोल में तो उसको जबरदस्ती ना लेके जाए। ऐसे प्लेयरों का लेकिन प्लेयर जीतेंगे, खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान का नाम होगा, पाकिस्तान की टीम ऊपर जाएगी। अभी ग्राफ इसी वजह से नीचे गया कि टू मैनी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। सिर्फ इस चीज की बात नहीं करूंगा, जो पिछले दोनों कोचेज गए हैं उनकी भी बात करूंगा। जैसे वो उन्होंने ब्लंडर मारे हैं, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है, वो संभाला नहीं जा रहा। और अब हमें उम्मीद है नए चेयरमैन साहब से, रमीज भाई से, एक तो एक्स क्रिकेटर है, कप्तान है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ लगे हुए अपनी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी, तो उनको सारा पता है और चैलेंजेस बहुत हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी और जानी भी चाहिए। इनके होते हुए नहीं गई तो फिर समझे कि कोई भी नहीं कर सकता। तो ये डिसीजन लेने, क्रिकेट बेहतर करनी बड़ी जरूरी है। सिर्फ एक एम होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जीते, अच्छे क्रिकेट खेल ले और डिजर्विंग लड़के हों और प्रोसेस के साथ आए, फिर जाकर बेहतर होंगे। और चाहे इसमें कोई भी लड़का हो जो डिजर्व करता है, फिटनेस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि यारी दोस्ती होनी चाहिए। जैसे कि आपने भी बारहा अपनी गुफ्तगू में कहा, कामरान में बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपने बारहा अपनी गुफ्तगू में कहा कि नए चेयरमैन से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन ये जो हमारा कल्चर है, जिसकी हमने इस गुफ्तगू से पहले भी बात की, ये जो हमारा कल्चर है एक दूसरे पर दुश्मन दराजी करना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान दे रहा है। शाबाश हीरो, शाबाश। मुल्क को ये गोल्ड मेडल देने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं और कितना ही फ़ख्र की बात है, हमें कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है। सोचे कि जिस वक्त हैदर अली ने ये तमगा अपने सीने पे सजाया पाकिस्तान के लिए, वो पहले पैरा ओलंपियन बने कि जिन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो ये मुल्क की शान है। और नया दिन में आज हम आपके साथ गुफ्तगू करवाएंगे, शेयर भी कराएंगे, मिलवाएंगे भी, और कितनी अच्छी बात है। तो जिनकी ये मेहनत है हम उनको हैंड ओवर करते हैं। हैदर भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको सलाम है नया दिन की तरफ से। और क्या ही खूबसूरत बात है जी कि आज हमारे मेहमान बने, ना सिर्फ हैदर अली हैं हमारे साथ मेहमान, बल्कि पाकिस्तान की फ़ख्र, पाकिस्तान की शान, पूरी आवाम भी ना, मुझे लग रहा है आज हमारी मेहमान है, क्योंकि सबके दिलों में फैसल वो बहुत सारे सवाल होंगे जो कि हम भी पूछेंगे। तो हमारी आवाम जो कि मेहमान है, वो तो वैसे डेली मेहमान होती है, लेकिन उसके साथ साथ हैदर भी हमारे मेहमान है। तो हैदर, वेलकम टू द प्रोग्राम और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अच्छा, जब कोई जीत आपको मिलती है ना, या आपको कोई भी तमगा मिल रहा है या कोई भी आपको एजाज़ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ के सोची थी कि जज्बात क्या होंगे। वो होता है ना, एक डर लग रहा होता है। अक्सर ऐसे होता है, हमारे प्रोड्यूसर पीछे कान में कुछ कह रहे थे ना कि बस आगे ये चीज़ आने, तो हमें यहाँ पे बैठ के डर लगना शुरू हो जाता है। जब वो सिचुएशन आपके सामने आई होगी, आपको भी डर लग रहा होगा। थोड़ी सी फीलिंग्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, कंपटीशन से पहले तो नर्वस थी फीलिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कंपटीशन जीता तो बड़ा एक प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से, या मैंने और अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से, कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में इधर लहराया। बस ये एक प्राउड फीलिंग थी, जो एक तो ख्वाब जैसा लग रहा था, दूसरा बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने इज्जत दी। अच्छा, आपने इससे पहले भी 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं, ठीक है ना, और इस बार आपने डिस्कस थ्रो में किया, तो वो जो पहले मेडल्स थे, ऑब्वियसली मेडल इज़ प्राइड, ठीक है, वो फ़ख्र है, लेकिन यार मतलब ये जो सीने पे इस वक्त चमक रहा है ना, इसकी खुशी अलग होती है। तो उन मेडल्स की क्या खुशी थी, इस मेडल की क्या खुशी है, ये बताएं। ये बहुत फ़र्क है, वो सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ये गोल्ड मेडल है।
तो जब मैंने सिल्वर जीता था, फिर ब्रॉन्ज जीता था, तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी और एक ही ख्वाब था कि आपको पता है कि जो बंदा गोल्ड होता है ना, उसका ही तराना उधर बजता है, उसका झंडा सबसे ऊपर होता है। क्या बात। तो बस यही मुझे मतलब एक चीज़ थी जो मुझे सुकून नहीं लेने देती थी कि मैंने बस वो कर दिखाना है कि अपने मुल्क का तराना जो है ना पूरी दुनिया के सामने इधर बजे, तो फिर मुझे सुकून आना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ट्रेनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पाकिस्तान का झंडा और तराना पूरी दुनिया घर वालों का क्या रिएक्शन था ये बताएं। सबसे पहले जब आप घर आए किसने सबसे पहले गले लगाया? इस्तकबाल तो शानदार था, वो तो हम जी, टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे मैंने थे। देखा है गुजरांवाला की वाम माशाल्लाह जिंदा दिल वाम है। उन्होंने वो हमेशा स्पोर्ट्स मैन को हौसला अफजाई करते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो घर वाले माशाल्लाह अब्बू थे, वो बाकी भाई बहन सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्राउड फील हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन किया। वही बात है ना, गुजरांवाला जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में ज़बरदस्त छाया हुआ है। हमारे क्रिकेट हो जाए, वेट लिफ्टिंग हो जाए, तला तालिब, हसन अली, इनाम बट रेसलर और अब हैदर अली। तो गुजरांवाला जो है ना वो पहले क्या है, पहलवानों का के लिए मशहूर है, जी जी, खाबे की वजह से मशहूर है, तो स्पोर्ट्स के लिए जी आप मशहूर होने वो लगे। जो खाया था वो कहीं लगाना था। देखिए गुजरांवाला से इतना टैलेंट निकलता है, मैं खुद गुजरांवाला की तो इस चीज़ का एहसास है कि गुजरांवाला से टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब गोल्ड मेडल मिल गया, ये थोड़े से ना ऐसे सवाल है कि मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी के जहन में है, सबसे पहले राब्ता किससे हुआ, किसको सबसे पहले कॉल की? ये राब्ते वाला जो पहले सीन होता था कि जो सोशल मीडिया पे नहीं था तो फिर प्लेयर जीत के फिर घर फ़ोन करता था, लेकिन हमारा जो विलेज था और जो हमारा मतलब कंपटीशन का वेन्यू था वो तकरीबन 20-25 मिनट्स के वाई पे था। तो जैसे ही सब ऑनलाइन देख रहे थे घर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी, और मैं जब घर गया मतलब अपने कमरे में गया, मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो हज़ारों के हिसाब से मुझे जो मतलब के कंग्रेचुलेशन आए हुए थे घर से भी उधर से, कि मेरे बताने के बजाय उन्होंने मुझे मतलब के खुद बता दी कि हमने देख लिया था टीवी पे, इसका मतलब मीडिया का किरदार बड़ा अहम रहा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी है कवरेज में मीडिया की वजह से ही मतलब होता है। अच्छा हैदर भाई, माशाल्लाह से आप घर आए, ठीक है, तो जो वालिदैन होते हैं ना सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो कुछ हमें इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये देखना भी लोगों के लिए कि एक स्पोर्ट्समैन जो बनता है ना वो आधा अपनी मेहनत आधा फैमिली की सपोर्ट से बनता है। तो बड़ा मुश्किल आपने टाइम भी देखा होगा, सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि वो ज़रा हमारे लोगों को बताएं। और वालिद का जो ख्वाब आपने पूरा किया है ना, वो उस वक्त जब आप पहुँचे वालिद की आंखों में आपने देखा, ज़रूर उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू ज़रूर होंगे, तो ये मोमेंट ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है वो शुरू से रेसलर हैं, दादा भी उन्होंने रेसलिंग की थी, अब्बू भी करते रहे हैं। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी वालदा ने दिया, जो कि ना डेथ हो गई है। लेकिन वो जहाँ पे भी देख रही हैं आपको खुश हैं, वो फ़ख्र कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और ये यकीन माने कि ये इतने कीमती लम्हात हैं। इस मौके पे हम ये भी दुआ करते हैं हैदर भाई कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और ऐसी माएँ कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए ऐसे बेटों को जन्म दिया है जिसने इस मुल्क का नाम एक ऐसे वक्त में रोशन किया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओलंपिक्स में हमारा काफ़ी अरसे से मेडल नहीं आ रहा था, गोल्ड तो दूर की बात है। ऐसे में यकीनन हम ना सिर्फ आपको सलाम पेश करते हैं हैदर भाई, हम आपकी वालिदा को भी सलाम पेश करते हैं। वो होती तो यकीनन माथे पे बोसा देती, गले लगाती। सबसे ज़्यादा ये मेडल की खुशी तब होनी थी अगर वो, लेकिन यकीन माने कि जिस इतनी खुशी आपने दी है ना, कितने ही बच्चे, कितने ही माएँ, कितने ही वालिद आज जो है वो बहुत खुश होंगे जी आपको हर माँ जो है ना, माँ। मुझे लगता है कि वो यही चाहती होगी कि हमारा बेटा आपकी जैसा हो, और जिससे आपने मुल्क का नाम रोशन किया। कैसे वक्त में जब उम्मीद नहीं थी, तो जो जैसे अम्मा के बाद वालिद साहब, अब्बा को भी क्रेडिट जाता है, तो अब्बा का तो ख्वाब तो हमेशा मेरे साथ हैं। वालिद साहब की तो हमेशा शुरू से ही उनकी सपोर्ट की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी था, लोकल लेवल पे था, तभी भी उन्होंने कभी नहीं रोका था कि कॉलेज में यानी कि पढ़ो, तुम खेलने क्यों जा रहे हो। शुरू से माशाल्लाह उनकी सपोर्ट है मुझे। अच्छा, वो क्योंकि आपने बताया दादा भी पहलवान, वो वालिद भी पहलवान, बिल्कुल शुरू में झड़कियाँ तो ज़रूर लगती होंगी स्पोर्ट्स वाले मामलात में। हाँ, मतलब कि उनका शौक ये
था कि मतलब रेसलिंग वाला, क्योंकि वो देसी कुश्तियाँ करते थे, तो मुझे मतलब जैसे वो उसका तो शौक़ नहीं था रेसलिंग का। जैसे ही मैंने कॉलेज लाइफ शुरू की तो मुझे पता चला कि मतलब कि यही शुरू होता था कि कुश्तियाँ मतलब रेसलिंग है और पाकिस्तान में या क्रिकेट है या फुटबॉल है या हॉकी है, एथलेटिक्स का नहीं पता था। और जैसे ही मैं पंजाब कॉलेज की तरफ से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, जैसे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि इनके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स है, तो फिर मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ और इसमें मैं यकीनन शायद हमें थोड़ा अजीब सा भी लगे, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि हैदर भाई जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, हम उनको चैलेंज तो नहीं कहेंगे, हम तो उन्हें स्पेशल कहते हैं, आप हमारे लिए स्पेशल हैं, तो कितना मुश्किल होता है हमारे जैसे मुल्क में उनके लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। एक तो चीज़ ये बताइएगा, दूसरा ये भी देखने वालों को बताएं कि आपके साथ इशू क्या था और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ये बहुत ज़रूरी है। जी वाकई, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल प्लेयर का इधर गेम करना और स्पोर्ट्स में रहना बड़ा मुश्किल है, तो जो स्पेशल हो गया उनके लिए तो बहुत ही इंतहाई मुश्किल है। मुझे बाय बर्थ ये हुआ था, सेरेब्रल पैलिसी हुई थी बाय बर्थ, लेकिन जब मैं बचपन में था तब मुझे मुश्किलात थी, लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15-16 साल की उम्र से स्पोर्ट्स करना शुरू कर दी, तो जो मेरी वीकनेस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की वजह से वो बहुत रिकवर हुई। मुझे इतना कभी नहीं फील हुआ, आज तक नहीं फील हुआ कि मुझे मतलब कि ऐसा कोई मसला है या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और मैंने जो कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। ठीक है, अच्छा अब ज़रा कुछ स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। जब आप पहुँचे वहाँ पे तो कितने ममालिक से जो तगड़े वाले थे ना उनसे आपका मुकाबला था, क्योंकि हमने आपसे उससे पहले भी गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में, तो आपने बताया जी ब्राज़ील भी है तो दीगर ममालिक भी हैं, तो कौन कौन से ममालिक थे, किन किन को बीट किया, क्या रिकॉर्ड बनाया, ज़रा ये बताएं। ये एक तो ऐसा, ये जैसे मतलब ओलंपिक के रूल है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल, पूरी दुनिया में ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल है। अब मतलब जो उनके कैश प्राइज़ हैं वो पैरालंपिक के हैं, जो उनके लिए जॉब्स है, सो अभी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अब इक्वल हो गया है। सही। ठीक है, हमारा भी वही सेम रूल होता है कि मैंने पैरालंपिक्स जाने से पहले मैंने क्वालिफाई किया, जो 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें मैं सिल्वर मेडल जीता, साथ मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो ऐसे जो यूरोपियन, अफ्रीकन, वो सारे यानी बड़े जितने भी हैं सब वहाँ से क्वालिफाई करके इधर आते हैं। तो मेरे कंपटीटर जो थे वो ब्राज़ील से, यूक्रेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से, सारे कुवैत, मिस्र। स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा होता है? बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा बजट है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो इनके साथ मेरा कंपटीशन था। सही। अच्छा, अब मतलब सारी चीज़ें, वो पूरा सफ़र हमने कहा कि प्लीज़ आप अपने अल्फाजों में बताएं ताकि लोगों को पता चले। अब वो तमाम लोग, स्पेशली इस कौम की हर माँ जिसके आप बेटे हैं, इस कौम का हर बच्चा, हर फर्द, उसके लिए पैगाम क्या है? क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना कि जब आपने आंख खोली आपको भी ये लगता था कि शायद क्रिकेट या कुश्ती यही बस दो खेल हैं और तो खेल कोई है नहीं, तो उन तमाम लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए क्या मैसेज है? एक तो मैंने जब मतलब शुरू किया था 2006 से, मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मेरा 2006 से एक ही ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना है। 16 साल मेहनत किया और इंतज़ार किया है इस चीज़ को अचीव करने में। तो मेरा यही मैसेज है नौजवानों के लिए कि मेहनत करें, हार्डवर्क करें और अपना जो गोल है उसको कभी ना लेफ़्ट करें, उसके ऊपर ही फोकस करें कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब आप अपने जो उस गोल के ऊपर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और जैसे आपको कभी भी कहीं भी मौका मिलता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, तो प्लीज़ अपना पूरा जोर लगाएं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो जनाब अली, हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, क्योंकि आज आपने 4 चांद लगाए, 4 चांद और एक सोना। ठीक है, ये आपने लगाया। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी जो पूरी टीम है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि एक बार ज़रूर आपके लिए जी भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद हम करते हैं कि आगे आने वाले खेलों के मुकाबलों में भी आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें। आपको सल्यूट है जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये हमारे मुल्क का टैलेंट, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है। और जनाब, इन लोगों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जब हम बात करते हैं ना, तब मेरे प्रोड्यूसर जगह से कह रहे जल्दी जल्दी बोलो, जब हम बात करते हैं ना तब हमें ये फ़ख्र भी महसूस होता है, और फैसल हमारा एक पैगाम भी जाता है कि कोई भी खेल हो, बस उस खेल में आपने करना ये है कि मेडल अपने सीने पे सजाना है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से कबल हमने आपको मिलवाया हैदर अली से कि जिन्होंने मेहनत करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। एक और ऐसे ही मेहनतकश से हम आपको मिलवाएंगे जो अब कई नौजवानों के लिए मिसाल हैं। हम बात करें इस्लामाबाद में फूड डिलीवरी करने वाले 73 साल राइडर अंकल फयाज अख्तर फैजी की। बिल्कुल, और अंकल हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात भी करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि जो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है किसकी। फयाज साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम, क्योंकि आप जैसे जो शहरी होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, वो हमारे लिए एक मिसाली किरदार होते हैं। अभी जैसे कि मेरे को एंकर ने भी जिक्र किया कि आप जो हैं वो कुछ अरसे कबल रिटायर भी हुए थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस सरकारी इदारे में आप मुलाजमत करते थे और कितने अरसे पहले रिटायर हुए थे आप? जी, मेरी उम्र तो इस वक्त 73 साल है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिटायर हुआ हूँ और मैंने 26 साल सर्विस की है। कुछ मुझे पेंशन भी मिलती है। जी है, मैं पूरी हिम्मत के साथ अब परछा ये काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने इज्जत भी दी है इसमें। अच्छा, और सर फयाज ये हमें बताएं कि जब आप कोई भी सामान, खाना, कोई भी चीज़ लेकर किसी के घर या लोकेशन पहुंचते हैं तो कैसे रिएक्शन देते हैं लोग? उनका इंतहाई पॉजिटिव रिएक्शन है जी। मैं जो डिलीवरी लेके जाता हूँ वो मुझे पहली दफ़ा मुझे देखते हैं, कोई मुझे रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है कि मेरी इज़्ज़त अफजाई का मुकाम भी है। तो मैं इससे और ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं मेरे, मुझे कभी किसी ने गलत नज़र से या ये नहीं कहा कि क्यों करते हो काम। ज़बरदस्त। सर मैं चाहूँगी आप कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं, कितने बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जी, और कोई बच्ची बचा नहीं है। उसके आगे से 3 माशाल्लाह मेरे पोते भी हैं। मैं जब फाइनेंस डिवीज़न से रिटायर हुआ, मैंने अपने बेटे को मोबाइल की दुकान डाल के दी। वो कोरोना की नज़र हो गई और बहुत ही परेशानी से गुजरा। फिर मैंने फैसला किया कि मेरी बहू का भी फैसला था, उसने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप ये काम करें। मैंने सर्वे किया, उसके बाद मैंने ये फूड पांडा का जो डिलीवरी का है ये इनका काम शुरू कर दिया। सही। अच्छा, मेरे घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट है मेरी। फयाज साहब ये बताएं, जैसे कि आपने ये बात की कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, कुछ हमारे माशरे में ऐसे भी अनासर हैं जो यकीनन नेगेटिव कमेंट्स देते होंगे, कुछ अजीब नज़रों से देखते होंगे। मैं चाहूँगा आप इसलिए ये बात बताएं ताकि हम लोगों को बता सकें कि ऐसे कमेंट्स, ऐसी नेगेटिविटी का मुकाबला करके भी हम जो है वो आगे अच्छा काम कर सकते हैं। वो मैं इन कमेंट्स को तो नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि मैं उनको जो मेरा काम है, मेरी काम है उनकी खिदमत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे देखते हैं तो वो जो उनके पहली तो बात है वो कमेंट्स उनके बीच में ही रह जाते हैं और मुझे देखने के बाद वो अपनी चीज़ देते हैं। जो उनके पैसे होते हैं वो मैं उनसे लेता हूँ। लेने के बाद मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करता हूँ। सही, ठीक। सर लास्ट में मैं चाहूँगी आप तमाम लोगों को एक मैसेज दें, क्योंकि बहुत सारी हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है जो कि हिम्मत होते हुए भी काम नहीं करना चाहती ना, वो बस वो कहते हैं ना कि आराम पसंद हो गई हुई है। तो तमाम लोगों को आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा उन नौजवानों से भी पुरजोर अपील है कि काम करना चाहिए, काम में ही अजमत है। फिर दूसरे आखिर में मैं एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे जो है पेंशन है वो नज़र हो रही है उसके ऊपर, किराए के ऊपर। मैं खुसूसी तौर पर NGO मलिक रियाज साहब हैं और आखिर में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा मुझे शेल्टर मिल जाए, क्या ताकि मैं बकाया जो ज़िंदगी है थोड़ी बहुत रह गई है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मेरे शेल्टर मिल जाए तो मुझे कम से कम सुकून हासिल हो जाए और कि मैं अपने शेल्टर अपने घर में हूँ। ये अब फयाज भाई हमारा वादा है आपसे कि जो आप बात करके जा रहे हैं हम इसको इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी हम उसको पूरा करें और 13 सितंबर पीर को आपको ज़रूर बताएंगे। और जो दूसरी बात आपने की कि न जाने कितनी ज़िंदगी है, सर अल्लाह मियाँ से हमारी ये दरख्वास्त है, दुआ है कि आपकी ज़िंदगी इसी तरह तवील दराज करे ताकि आप हमारे लिए मशलेरा बनते रहे। बहुत शुक्रिया आपका, तो हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने कहा कि जी
कि मेहनत में अजमत है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज दुनिया भर में खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि खुदकुशी करते हैं। 10 सितंबर को ये दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर खुदकुशी से बचाव का शऊर उजागर करना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा साबरी। ताहा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना खुदकुशी की, तो मुझे मेरी नज़र में इंसान कदम खुदकुशी की तरफ तब बढ़ाता है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। प्लीज़ बताएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ कि डिप्रेशन खुदकुशी की पहली सीढ़ी होती है? क्या? जी बिल्कुल। तो 90% से ज़्यादा केसेस खुदकुशी के ज़हनी अमराज की वजह से होते हैं, और सबसे जो कॉमन ज़हनी मर्ज है वो है डिप्रेशन, जिसकी वजह से लोग अपनी जान लेते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डिप्रेशन सबसे पहली सीढ़ी होती है। ओके, अच्छा, आप लोगों का डेटा क्या बताता है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में खुदकुशी के वाक़यात में कितना इजाफा हुआ है? जी, तो देखिए, जो डेटा है वो एस्टिमेट्स है, वो बताता है कि पाकिस्तान में बढ़ी हैं खुदकुशी के रेट्स, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास सही डेटा क्यों नहीं है। और डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में खुदकुशी, अब अपनी जान लेने की कोशिश करना एक जुर्म है। अगर आप ये जान लेते हैं और आप बच जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है, जेल में जा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो मरीज के ख़ानदान वाले वो पैसे देके इमरजेंसीज में कॉज ऑफ एडमिशन चेंज करवा लेते हैं और अपने जो मुतासिर को छुपा देते हैं, और उसकी वजह से फिर हमें कोई आइडिया नहीं होता कि इस मसले की नौयत कितनी है, और मुतासिरीन की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है क्योंकि उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाती। सही। अच्छा ताहा, जैसे हम शुरू में भी हमने बात की ना कि डिप्रेशन इसकी एक मेन रीज़न है, पहली सीढ़ी ही डिप्रेशन है। तो आप लोग अक्सर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिप्रेशन को दूर कैसे करना है, लोगों की हेल्प कैसे करनी है। तो मैं चाहूँगी आज हमारे नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं इस वक्त, एक दफ़ा फिर से आप उन्हें बताएं कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी प्यारा डिप्रेशन में मुब्तला है, वैसे तो आजकल जो ज़िंदगी चल रही है ना उसमें हर एक शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है, हम किसी भी शख्स के डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए, अब एक जो लोग मायूसी महसूस कर रहे हैं, जो आम से जिंदगी में करामत भी हो पा रही है लेकिन महसूस कर रहे हैं, और खुशी महसूस करते हैं, मायूसी महसूस करते हैं, तो वो तो जिंदगी का हिस्सा है। फिर कुछ लोग हैं जो एक बीमारी, जो डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो बीमारी होती है। वो है कि इस हद तक मायूसी और अफसरदगी कि आप में हिम्मत खत्म हो जाए, तवानाई खत्म हो जाए, कुछ करने का दिल ही ना चाहे, और फिर अपनी जान लेने के ख्यालात आए। उस केस में अगर आप इसमें मुब्तला हैं, इस हद तक इस ज़हनी कैफियत में हैं, तो आप दिल खोलें और इजहार करें, अंदर ना रखें, इस चीज़ से ना डरें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जान लोगों की बातों से 100 गुना ज़्यादा अहम है। और आप रीच आउट करें, पेशवाराना मदद इख्तियार करें, और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। अच्छा अता भाई, ये एक बड़ी अहम बात है कि कई बार तो अलामात आ जाती हैं, लेकिन कई बार अलामात सामने नहीं आती हैं। कई मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं कि जो आखिर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक चली जाती हैं। इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, इससे जो थॉट्स हैं, बेसिकली सुसाइडल थॉट्स जो हमारे जहनों में आती हैं, इससे कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को? बहुत अच्छा सवाल है। अलामात हमेशा होती हैं, हमेशा नज़र आती हैं, हम देखते नहीं हैं, मसला ये है। सही। अब और ये जो अजीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके जो बंदा ज़्यादा जो केस होते हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स के, तो उसमें उन्होंने पहले बयान किया हुआ होता है किसी अजीज़ से कि अपनी मैं जान लेना चाहता हूँ, या ज़िंदगी का मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता, या फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। और वो फिर क्या होता है, हमारे जो अजीज़ हैं वो उसको ना बात को दबा देते हैं कि ये गुनाह है, या चुप हो जाओ, या तुम क्या सोच रहे हो, और उन पे ना क्या कहते हैं, उनको ना उनके मसले को दबा देते हैं। तो मसला ये नहीं है कि ये अलामात नजर नहीं आते, मसला हमने देखना है। अगर हमारे आसपास कोई हमें नजर आ रहा है कि जो मायूस है, ज़्यादा चुप रहने लगा है, उसका रवैया तब्दील हो गया है, कोई बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसके साथ, और वो थोड़ा कहना, उसने इस तरह की बातें करनी शुरू की कि ज़िंदगी का फ़ायदा क्या, मकसद क्या, मैं अपने को मारना चाहता हूँ, उनको इग्नोर ना करें, उनको आप जाकर अपनी बात सुने और उनको तिब्बी इमदाद
दिलवाएं, बहुत ज़रूरी है। और ताहा भाई ये भी ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ लिटरेसी रेट माशाल्लाह से आपको पता है कितना ज़्यादा है, लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वही अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को भी हमारे अगर बचपन से करिकुलम में ना इंक्लूड करें लेकिन आगे चल के इंक्लूड करें सो दैट हमारी माशरती तौर पे ऐसी ट्रेनिंग हो सके कि हमें जो है वो कभी कोई इस तरह का केस हो तो हम घरों में रहते हुए या अपने ऑफिस में प्रेमिसेस में रहते हुए इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर जाएं। करिकुलम में डालना ये चीज़ कितना ज़रूरी है? बहुत अहम है। और देखिए बुनियाद जो है हमारी ज़हनी सेहत की वो है हमारी नशोनुमा, बचपन में नशोनुमा। अब एक एस्पेक्ट नशोनुमा का है जो वालिदैन करते हैं जो सबसे अहम है, तो हमें वालिदैन में भी आगाही फैलानी है कि किस तरीके से अपने बच्चों की नशोनुमा कर सकते हैं ताकि वो ज़हन मजबूत रहें। और दूसरा है कि जो बच्चे जो जिनके वालिदैन ऐसा नहीं कर पाएँ तो स्कूल्स में ये सर्विसेज हों, स्कूल्स में वर्कशॉप्स हो, अवेयरनेस हो, स्क्रीनिंग हो। और जो बच्चे आपको लग रहा है कि थोड़े परेशानी की तरफ जा रहे हैं सर, तो उनको उसी पर मदद फराहम करें, क्योंकि जितना जल्दी आप ये करेंगे तो उतना आप इस मसले की शिद्दत को रोक पाएंगे और ऑटोमेटिकली आप खुदकुशियों को भी इंशाल्लाह रोक लेंगे अगर उस पॉइंट पे अगर आप एक्ट करेंगे। यानी तो बहुत अहम है। सामने वाले पे भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई अगर उसके इर्द गिर्द कोई भी शख्स ऐसी बात कर रहा है तो ये उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने उसको मजाक में या बिल्कुल लाइट नहीं लेना। बिल्कुल, बहुत 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 ज़रूरी है ये। ठीक, ताहा बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ गुफ्तगू भी कर, जिस तरह से हमने कहा भी कि हम हमेशा जो है ना अब स्पेशली अब के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लाइट लेने लगे इस बातों को। कह रहा होता ना कि अब मैं सोच रहा हूँ कि बस थक गया हूँ मैं ज़िंदगी से, खुदकुशी की तरह चल जाऊँ फैसल, हम कहते हैं कि पता नहीं मजाक कर रहा है या, और फिर एंड पे होता ही है कि वो शख्स ये इंतहाई कदम भी उठा लेता है। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। 2 दिन आप बेस्ट ऑफ नया दिन देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वैक्सीनेशन प्लीज़ अल्लाह का वास्ता जाके करवा लें, मास्क लास्ट में लगाएं और इंजॉय करें वीकेंड को। बारिश भी होने लगी कराची में। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।